ओके स्टूडेंट, स्टार्टिंग है हम लोग। आज इनऑर्गेनिक से मीनिंग कर रहे हैं और हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको बात ना करें। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुण जिसको हिंदी में कहते हैं। अब ये चैप्टर हमें स्टडी करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इनऑर्गेनिक का पूरा बेस यहाँ से बनता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से ना एक क्वेश्चन कंपल्सरी आता है नीट के अंदर। ये बिल्कुल फिक्स है, यहाँ से एक प्रॉब्लम आती जाती है, बिल्कुल श्योर है। तो कह रहे नहीं, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने भी बताया आपको, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। ये बस सब अटेंशन देगा ना। देखो, हम लोगों को पता है कि हमारी केमिस्ट्री में ना अराउंड 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है। देखो, आज तक की केमिस्ट्री में इतने तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 एलिमेंट्स, कल आपको मैं टेबल भी दिखा दूंगा। इतने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। अब पता प्रॉब्लम क्या होती है, सारे एलिमेंट्स ना एक कैटेगरी में नहीं होते। ये एक प्रकार के नहीं होते, इनके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे मैं एक जनरल कैटेगरी की बात करूं, कुछ एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, और कुछ मेटलॉइड्स हैं। देखो, साफ दिख रहा है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इनके अंदर डिवीजन है। इनमें डिवीजन है, ये सारे एक जैसे नहीं है। जब ये सारे एक जैसे नहीं है, तो इनको स्टडी करने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है, इन्हें हम क्या करें? क्लासीफाई करें, वर्गीकरण करें। देखो, अंडरस्टूड है ना। जैसे मान लो एक स्कूल होता है, एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट है, अलग अलग सिलेबस है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अलग अलग क्लासेस में इन्हें डिवाइड करना पड़ता है। ये ग्रेड 1 का बच्चा है, ये ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है। जब तक उन्हें हम क्लासीफाई नहीं करेंगे ना, हम उनको पढ़ा ही नहीं पाएंगे। ये लिखने वाली बात है, यहाँ पर टेंशन पे करो। तो ये बहुत जरूरी होता है। पहला हमारा स्टेप यही जरूरी है कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें। क्लासीफाई करने के पीछे रीजन है क्योंकि वो सब एलिमेंट एक जैसे नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें। सारे एक कैटेगरी में होते, डजेंट मैटर, एक साथ स्टडी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कैटेगरीज में डिफरेंस है। एक बात और बताऊं आपको, जैसे हम कहते हैं मेटल्स, मेटल्स के भी टाइप होते हैं। एस ब्लॉक की मेटल्स अलग तरह से बिहेव करती हैं, डी ब्लॉक की मेटल अलग तरह से बिहेव करती हैं, एफ वाली अलग तरीके से बिहेव करती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा पहला काम रहता है एलिमेंट से क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण। ये बहुत जरूरी है। अब किसी ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा क्लासिफिकेशन क्यों करा जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है टू मेक स्टडी इजियर। स्टडी इजियर, अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, एंड कन्वीनियंट, एंड कन्वीनियंट, इसको सुविधाजनक बनाने के लिए। तो क्लासीफाई करना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला काम रहेगा एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना। तो आप एक सेंटेंस लिखो, मैं बोलता हूं फटाफट। देखिए, इट इज नेसेसरी दैट, इट इज नेसेसरी दैट एलिमेंट्स मस्ट बी क्लासिफाइड, elements must be classified. It is necessary that elements must be classified as all the elements do not belong to one category. As all the elements do not belong to one category. As all the elements do not belong to one category. It is necessary that elements must be classified as all the elements do not belong to one category. वो एक कैटेगरी से मैच ही नहीं कर रहे, बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो उन्हें कैटेगराइज करना पड़ता है। एक बात वो लिखो, इंपॉर्टेंट है। it makes it makes our study easier and convenient. It makes our study easier and convenient. It makes our study easier and convenient. इससे क्या फायदा होता है, हमारी स्टडी आसान हो जाती है एज वेल एज कन्वीनियंट हो जाती है। इट मेक अवर स्टडी इजियर एंड कन्वीनियंट। आ रहा है सबको समझ? अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए ये क्लासीफाई करना नेसेसरी।
बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नॉर्मल सी बात है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। सब बच्चे सुन ले ध्यान से, उन्हें क्लासिफाई करना बहुत बहुत जरूरी होगा। तो हमारा पहला टॉपिक अब यही रहेगा कि क्लासिफाई कैसे करा जाए। अब इसे क्लासिफाई करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स प्रपोज हैं, वो सारे मेथड में देखने पड़ेंगे। चलिए, क्लियर हो गया होपफुली। तो चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है आज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर का जो रिलेशनशिप है ना, वो पीरियोडिक टेबल से है, आवर्त सारणी। जैसे मैं टेबल भी नहीं आऊंगा तो उससे स्टडी करना हमारा काम आसान हो जाएगा। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, कंपल्सरी क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है। चलो अब शुरू करने जा रहे हैं। अब देखो, मैं आपको क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मेथड सिखा रहा हूँ। कौन कौन से मेथड है वो सारे स्टडी करते हैं। यहाँ पे जरा अटेंशन पे करो। जैसे एक पहला मेथड है क्लासिफाई करने का, जिसको बोलते हैं डोबेरिनर ट्रायड्स। उसके नाम डोबेरिनर ट्रायड्स होता है, अभी नोट मत करना प्लीज। डोबेरिनर ट्रायड्स। देखो, डोबेरिनर एक केमिस्ट का नाम है। उसने एक प्रपोजल दिया था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। देखो ध्यान देना, ट्रायड, बताओ ट्रायड वर्ड हमें क्या शो कर रहा है? थ्री। ये तीन का इंडिकेशन है। ट्रायड यहाँ पे ना तीन को हिंट कर रहा है। अब देखो तीन किस सेंस में, जरा टेंशन पे करना। देखो डोबेरिनर क्या किया था, डोबेरिनर ने ना एलिमेंट्स को ना ऐसे तीन तीन की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सुनना भी ध्यान से, देखो वो कॉपी नहीं करेगा बिल्कुल भी। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। देखो उसने क्या करा, तीन तीन एलिमेंट के ऐसे ट्रिपलेट बना दिए। इनको ट्रिपलेट भी कह सकते हैं। देखो इनकी एक शर्त थी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। ये जो बीच वाला एलिमेंट था ना, जो उसका एटॉमिक मास था, जिसको परमाणु भार कहते हैं, पता वो किसके बराबर था? इन दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल था। इन दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल। देखो ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो एलिमेंट बीच में बैठा हुआ है ना, उसका एटॉमिक मास, फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है, उसके एटॉमिक मास का एवरेज था। एवरेज देखो, इस बात को ना चेक करते हैं। जरा इस बात को चेक करा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, और जो ये है ना हमारा पोटेशियम, इसका 39 होता है। अगर इसका एवरेज निकाले 23 आता है, और 23 सोडियम का होता भी है। दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो एलिमेंट बीच में बैठा हुआ है, जो बीच में बैठा हुआ है उसका परमाणु भार पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल है, परमाणु भार के औसत के बराबर है। देखो आप चेक भी कर सकते हो। एटॉमिक मास मैंने लिथियम का लिया, पोटेशियम का लिया, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, ये सोडियम का मैच कर गया। इसका मतलब ये सही ट्रिपलेट है। इसको हम सही ट्रिपलेट बोल सकते हैं डोबर इन ट्रायड के अकॉर्डिंग। हम यहां भी चेक कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। चलो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5। आयोडीन का नियर अबाउट 127 है। अगर हम इसका एवरेज निकालें ना, ये लगभग ऐसे बैठेगा। ये आएगा, अगर आप ध्यान से देखें, ये 90 के राउंड आएगा। 90। एक मिनट चेक करना मेरी कैलकुलेशन। ये बैठा है नहीं नहीं सॉरी, ये आ रहा है 80 के राउंड। 162.5 है ना, 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता ही 80 है। ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है, देखो मैच कर गया। तो ये भी सही ट्रिपलेट है। तो इनको ना, इनको डोबर इनर ट्रायड बोलते हैं। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या आती है, देखो जरा ध्यान देना। ठीक है, ये बात हमारी कहीं कहीं चल पा रही है। ये सारे एलिमेंट्स से फॉलो नहीं होती। सारे एलिमेंट्स में ये बात फॉलो नहीं होती। आप हर जगह नहीं ये ट्रिपलेट बना सकते। तो ये ना, ये मेथड एक तरह से फेल है। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल ही फेल है। बहुत पुराना मेथड है, ठीक है, उस टाइम थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ होगा, थोड़े से एलिमेंट डिस्कवर थे, लेकिन ये मेथड टोटली फेल हो गया। एक इंटरेस्टिंग बात है, वो आपसे ना, आपको ऐसे ट्रिपलेट देके पूछेंगे, बताओ इनमें से कौन डोबलिनर ट्रायड को फॉलो करता है। तो आपको प्रिंसिपल आना चाहिए, सिद्धांत पता होना चाहिए कि जो बीच का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। इज इट क्लियर? अगर आपको बुक करते हो ना, आपको शुरू में ये एमसीक्यू मिल जाएगा। वो तीन तीन एलिमेंट के ट्रिपलेट देके बोलेंगे, बताओ इनमें से कौन डोबेरिनर ट्रायड को फॉलो कर रहा है। तो आपको फंडामेंटल है कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर। लेकिन ये मेथड आज के लिए कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल फेल है, कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है। बट फिर भी हमारा कंपटीशन है, हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्या। कॉपी करना करो फटाफट जल्दी से, क्विक। स्टार्टिंग में थ्योरी है, ये थ्योरी करनी होगी, देखो ये भी सिलेबस का पार्ट है। बातें बिल्कुल भी नोट कीजिए।
इसमें देखा ना कुछ देखो, उसके बाद ना देखो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग सेक्शन स्टार्ट होगा। अभी शुरुआत में कुछ तो चीजें रहेंगी, इसको डोबरी ने ट्रायड बोलते हैं। देखो ऐसे ट्रायड है, कुछ एनसीईआरटी में गिवन भी है, तो आप वहां से देख लीजिए, मैंने मेट्रो चार्ज तीनों आपके ट्रायड लिख दिए, तो आपके पास लिख दिए ट्रायड, तो इसको डोबरी ने ट्रायड बोलेंगे, दैट शुड बी क्लियर। और हमें इसका फंडामेंटल आए कि जो बीच का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। चांस की बात है, एनसीईआरटी में ये तीनों लिखे हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। हो सकता है कोई और भी नया ट्रायड वो दे दे, लेकिन हम चेक कर लिया करेंगे। चलिए बच्चे, क्लियर हो गया? तो डोबरी ने ट्रायड किया, वी हैव डिस्कस इट। बातें इंस्ट्रूमेंट बोलो मत। और ये मेथड बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था उस टाइम क्लासिफिकेशन की अगर बात करी जाए। सिर्फ इससे क्या होता था, एक जैसे एलिमेंट को इकट्ठा करने में हेल्प मिल रही थी। जो सिमिलर एलिमेंट है आपने उनकी एक तरह से गैदरिंग कर दी, लेकिन ये मेथड कोई बहुत सक्सेसफुल मेथड नहीं था। चलिए बच्चे अगले स्टेप पे आए। अब सबने कॉपी कर लिया उम्मीद है, ठीक है? तो याद रखना फंडामेंटल क्या है, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर, दैट शुड बी क्लियर टू। ओके डन। तो अब कर दूं मैं इसको, ठीक है? तो बोलो नेक्स्ट इज कोडेगा न्यूलैंड्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं शॉर्ट में। न्यूलैंड एक्चुअल डिस्कवरर नेम है जिसने ये प्रपोज किया था ना, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ही बोलेंगे, अष्टक का नियम भी कह सकते हैं इसको। चलिए कर स्टार्ट। देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के, देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यहां से ना 8 का इंडिकेशन मिल रहा है, 8, ध्यान देना प्लीज। इसका रिलेशनशिप ना म्यूजिक वाले सिस्टम से होता है। जैसे म्यूजिक में है ना, सारे गामा पादा नीसा ऐसे बोलते हैं, आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, जब भी ये चीज बोली जाती है ना, जो फर्स्ट लेटर होता है, कोई भी एक लेटर ले लो, उसका एट्थ के साथ अपने 8वें लेटर से सिमिलैरिटी मिलती है। मान लो हमने बोला सारे गामा पादा नीसा ऐसे बोला, देखो सागा सा के साथ रिलेशनशिप आ गई। मतलब कोई भी एलिमेंट लोगे ना, इसके बाद जो एट्थ नंबर पे आएगा वो सेम आ जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे रे आ रहा है तो यहाँ पे एट्थ नंबर पे रे आ रहा है, दैट्स इंटरेस्टिंग। यहाँ पे गा आ रहा है तो एट्थ नंबर पे गा आएगा, ये वेल नोन है। अब देखो मैं इसे केमिस्ट्री पॉइंट से करके दिखाता हूँ। न्यूलैंड से बोला अगर हम एलिमेंट्स को इस तरह से लिख दें, देखो भी अब चेक कर लीजिएगा, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ पे नियोन नहीं आता, उस टाइम नियोन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। सोडियम मैग्नीशियम इस तरह से लेके चलते हैं हम लोग। देखो अब आप ना इसमें से कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी से चूज कर लो, और उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा ना, एट्थ, उसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। चलो मैं लिथियम से चेक करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो लिथियम और सोडियम दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती हुई है, सही बात है बिल्कुल। आप बोरोन ले लो अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती। देखो न्यूलैंड की बात सच हो रही है। अगर हम कोई भी एलिमेंट लेने, पहले तो सबको ऐसे एक ऑर्डर में लिखना है। ये ऑर्डर पता है किस चीज का है? एटॉमिक मास का ऑर्डर है। एटॉमिक मास का एक ऑर्डर बना लेते हैं, परमाणु भार के में एक ऑर्डर में लिख देते हैं, और किसी भी एलिमेंट को लेके उसके बाद जो 8वां एलिमेंट है ना, उससे इनकी सिमिलैरिटी चेक करते हैं। जैसे मान लो हमने अपनी मर्जी से कार्बन ले लिया, तो कार्बन के में जो 8वें नंबर पे आएगा उसको चेक करा, तो कार्बन और उसमें सिमिलैरिटी मिल रही थी। ये फैक्ट है, इसमें ऐसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मेथड भी फेल हो गया। इसके अंदर फेलियर वाली बात पता क्या थी? उस टाइम किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी? नोबेल गैसेस। आपको पता होगा उस टाइम नोबेल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, उस टाइम इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, अगर मान लो मैं यहाँ पे इस जगह पे नियोन को बिठा दूं, तो उसका ये पैटर्न फेल हो जाएगा, उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो जाएगा। थोड़ा बहुत सक्सेस मिली थी उस टाइम, लेकिन आजकल के कॉन्टेक्स्ट में तो कहीं से भी ये स्टैंड ही नहीं करते, कोई इन पर ट्रस्ट भी नहीं करेगा। लेकिन हमें थोड़ा सा फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है। आप एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में लिख लो,
एक क्रम में लिखो किसी भी एलिमेंट को, और उसका जो आठवां एलिमेंट है उन दोनों को मिला के देख लो, प्रॉपर्टीज मैच करेंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन वही बात है, फेलियर ये भी है, स्पेशली अगर नोबल गैसेस को इन्वॉल्व करो तो ये 100% ही फेल हो जाए। बोलो सब सेटिस्फाइड? तो इसे कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दैट शुड बी क्लियर। अंडरस्टैंडिंग मनी? इसे कॉपी करना कर लो बस सब लोग एज यू लाइक। एक बार ऐसे नोट कर लो, ये नियोन को यहां से ड्रॉप कर देना। ऐसा रीडिंग करने वाली बातें रहेंगी, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में ना। लेकिन कोई यहाँ से असर्शन रीजन बना दे, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। एनसीईआरटी में टॉपिक है आफ्टर। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ही बहुत सक्सेसफुल मेथड नहीं। तो डोबरिनर ट्रायड्स एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये दोनों मेथड देखा जाए तो कहीं ना कहीं फेल हुए। लेकिन हमें दोनों के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है आपसे। यहाँ पे फेलियर का रीजन रहेगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोबल गैसेस। क्लियर सो फार? तो इस मेथड के अंदर भी एक फेलियर मिल रहा है हमें, ये बहुत सक्सेसफुल मेथड नहीं है। ये सब बुक में से रीडिंग करो आप। छोटे पैराग्राफ्स होते हैं उनको पढ़ लो, पढ़ने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। इनको यहाँ लिखवाया नहीं जा सकता, लिखने से टाइम वेस्ट होगा। और इस बात को जरूर लिखना, इसके ड्रॉबैक के मेंशन कर सकते हो आप। लिख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। वैसे तो ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है बट फिर भी देखिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोबल गैसेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोबल गैसेस will make this method unsuccessful, will make this method unsuccessful। अगर हम नोबल गैसेस को इन्वॉल्व कर देना तो ये मेथड फेल हो जाएगा, 100% फेलियर है। बिकॉज कहीं से भी नोबल गैसेस के आने से ये पैटर्न फॉलो ही नहीं हुआ। ठीक है, इट्स ओके। तो ये एक सिंपल सी लाइन है, कोई अगर आपसे असर्शन रीजन अराइज करेगा तो आप उन्हें कन्विंस कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। देखो, इट वाज अ अल्टीमेट क्लासिफिकेशन, इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, ये लोथर मेयर एक नेम है बेसिकली, एक जर्मन केमिस्ट का नाम है। देखो, उसने एक क्लासिफिकेशन दिया था। चलिए करिए स्टार्ट। बिकॉज आप अटेंशन पे करिए सब लोग, आप यहाँ पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, वैसे एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछूंगा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी जो भी हम टेबल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल है, आवर स्टैंडिंग। आप में से किसी को पता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, सबसे मेन कंट्रीब्यूशन किसका माना जाता है? सबसे मुख्य योगदान किस केमिस्ट का रहा है? मैनलीफ। सबने पढ़ा होगा मैनलीफ, मैनलीफ क्लासिफिकेशन। अभी आएगा ये नेम भी। मैनलीफ ने सबसे मेन कंट्रीब्यूट किया था इस फील्ड के अंदर। देखो, मैनलीफ ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसी ने भी नहीं किया था। आपको थोड़ा बहुत आइडिया कि जो मैनलीफ ने क्लासिफिकेशन किया था वो किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक मास, परमाणु भार। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो ना, जो मैनलीफ ने क्लासिफिकेशन किया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था। उसका बेस था एटॉमिक मास। देखो, आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर कर दूं, लोथर मेयर ने भी क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था। इन दोनों के काम में सिमिलैरिटी थी। देखो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनो मेरी बात। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, वह हमारा चैप्टर रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। अगर आवर्त सारणी की हम बात करें तो आवर्त सारणी को बनाने में सबसे मेन योगदान किसका है, मेन कंट्रीब्यूशन किसका है? मैनलीफ का। दिस अ फैक्ट है। मैनलीफ ने जो सबसे मेन कंट्रीब्यूट किया, किसी ने भी नहीं किया। डोबरिनर मेथड कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है, न्यूलैंड्स फेल है। इस मेथड का भी आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, लेकिन जो काम मैनलीफ ने किया वो किसी ने भी नहीं किया, ये फैक्ट है बिल्कुल। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो मैनलीफ के बिना हमारा डिस्कशन पूरा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैनलीफ ने टेबल बनाई थी उसका बेस क्या था? एटॉमिक मास। एक बात थोड़ी सी पता हो, 11 12 से पता होती। तो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात शेयर कर दूं।
अगर मेंडलीफ ने क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के बेसिस पे किया ना, तो लोथर मेयर ने भी क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था। दोनों में फर्क क्या था? मेंडलीफ ने क्या किया था, एक टेबल बना दी थी, एक सारणी बनाई थी, सारणी। इस केमिस्ट ने क्या, टेबल नहीं बनाई, इसने ग्राफ बनाया था। देखो बात को समझना, दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं, दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा है, दोनों का प्रिंसिपल भी सेम है। जिस काम को मेंडलीफ ने किया वैसा ही काम लोथर मेयर ने कर दिया था। लेकिन जो सम्मान इसको मिलता है ना मेंडलीफ को, वो रिस्पेक्ट इसको नहीं मिलता लोथर मेयर को, क्योंकि लोथर मेयर ने टेबल नहीं बनाई थी, एक सारणी नहीं बनाई थी, इसने सारणी बना दी थी। इसने ग्रुप्स, पीरियड्स, आपको पता होगा, वर्ग, आवर्त, इसने ऐसे करके एक पूरी टेबल बना दी थी। तो मेंडलीफ को रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है। बट अगर किसी ने ऐसे बोला कि मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, क्या उसका आधार है, एटॉमिक मास, तो लोथर मेरे क्लासिफिकेशन का बेस भी क्या है, एटॉमिक मास है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको रिस्पेक्ट ज्यादा मिल रही है, इसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो उसके पीछे रीजन है, इसका जो काम था वो ज्यादा एक तरह से अच्छा प्रेजेंटेशन किया, इसने टेबल बनाई, उसमें पीरियड्स बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, जिससे पढ़ना आसान हो गया। इसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने ग्राफ बनाया था, इसने कर्व प्रोवाइड किया था, दैट्स इंपॉर्टेंट है। इसको ना मैं लिखवाता हूँ, देखो अपने वर्ड्स में ना, अब एक लाइन मेंशन करो सब लोग, दैट्स इंपॉर्टेंट है, एक लाइन मेंशन करो। आप हेडिंग नोट करो पहले, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, और फिर एक लाइन मेंशन करो। लेकिन लोथर मेयर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स, लोथर मेयर classified the elements on the basis of atomic mass. On the basis of atomic mass. Lothar Meyer classified the elements on the basis of atomic mass. On the basis of atomic mass. Full stop. Same principle was used. Same principle was used by Mendeleev. Same principle was used by Mendeleev. Same principle was used by Mendeleev. बिल्कुल यही सिद्धांत मेंडलीफ ने यूज किया था, बिल्कुल यही मेथड, सेम प्रिंसिपल वाज यूज्ड बाय मेंडलीफ। इज इट क्लियर टू ऑल? बिल्कुल यही प्रिंसिपल मेंडलीफ ने यूज किया था। बट बट ही डिड नॉट, लोथर मेयर की बात कर रहा हूं, he did not form any table, he did not form any table, full stop. His work was in the form of graphs या कर्व्स कह दो आप। ओके, दैट्स क्लियर आई थिंक। देखो और इसको पढ़ना होगा आपको, इसको बुक्स में से रीडिंग करो आप। दोनों के वर्क में सिमिलैरिटी है, लेकिन जो रिस्पेक्ट इसको मिली वो रिस्पेक्ट इसको नहीं मिली है। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो लोथर मेयर एंड मेंडलीफ दोनों के वर्क में सिमिलैरिटी है, दोनों एटॉमिक मास को बेस बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बुक में से रीडिंग करना होगा आपको। देखो ये आपका पार्ट रहेगा, आपकी ड्यूटी है। अब देखो मैं थोड़ा मेंडलीफ क्लासिफिकेशन से करूंगा स्टार्ट है। देखो हेडिंग नाउ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। अब सबसे जो मेन हमारा कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में वो मेंडलीफ का ही है, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। इसको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अब मैं एक पीरियोडिक लॉ डिस्कस करूंगा, आवर्ती गुण कहते हैं इसको हिंदी में। आता किसी को मेंडलीफ ने क्लासिफिकेशन कैसे किया था, उसका क्या स्टेटमेंट था, क्या था उसका एक स्टेटमेंट था ना मेंडलीफ का, एक पीरियोडिक लॉ का, किसी को आता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ध्यान दो प्लीज, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। सुना कभी आपने स्टेटमेंट? ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। इसको मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहते हैं, आवर्ती गुण जिसे लॉ कहेंगे। तो आप एक स्टेटमेंट लिखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
physical and chemical properties of elements, physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their are the periodic function of their atomic masses, are the periodic function of their atomic masses. Physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses. इसको हिंदी में कहेंगे तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। द वेल नोन स्टेटमेंट है ये। इसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का आवर्ती नियम। बोलो, इज इट क्लियर? मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो इसी बेसिस पे किया था, वेल नोन है ये। चलेंगे तो ले आना वो बेटर 10 मिनट चलो ऐसी बैठी बात है। मैं फिर बोला तो ये सामने ठीक है, ये सुन जाती है, क्लियर हो जाती है। ये 11 बजे चला ठीक है, ठीक है, ओके। आई थिंक क्लियर सो फार, किसी को बात नहीं करनी बिल्कुल भी। और देखो एक बात और इंटरेस्टिंग है, आपको पता होगा मेंडलीफ ने एक टेबल प्रपोज की थी, एक आवर्त सारणी बनाई थी, टेबल। बात ना करिए बिल्कुल भी स्टूडेंट्स। देखो मेंडलीफ ने टेबल प्रपोज की थी, आपको मालूम होगा शायद, एक सारणी प्रोवाइड की थी। सारणी में क्या होता था, ग्रुप्स होते थे जिनको वर्ग कहते हैं, और पीरियड्स थे। आपको मालूम है, शायद थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। बता सकता है बॉयज में से कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे, बताना। सर आपकी बार बात की ना, ध्यान रखना, क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इसको पता है कितने ग्रुप्स कितने पीरियड से? 8 ग्रुप ऑफ पीरियड कितने थे? 7। पीछे बैठो, यहाँ से बाकी पीछे बैठो, आप यहाँ नीचे बैठो, अब वहां बैठो, लास्ट आप यहाँ बैठो। वेलो ने इस टेबल में वेलो को पता होगा 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थी। ये बात देखो सबको पता होनी चाहिए, ये मेंडलीफ टेबल की स्पेशलिटी। इट वाज डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अभी किसी को लिखना नहीं हो। इन ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप वाला कल्चर भी था, आपको मालूम होगा शायद। जो ग्रुप 1 था वो डिवाइडेड था फर्स्ट ए फर्स्ट बी में, आपको मालूम हो शायद। ऐसे सेकंड का डिवीजन कर रखा था, सेकंड ए सेकंड बी में, लाइक इन दिस मैन है। ये अभी लिखने वाली बातें नहीं होंगी, ये कुछ चीजों को ना आपको रीडिंग करना पड़ेगा। इसको आप पढ़िए। आपने चैप्टर तो पहले कभी किया भी होगा, होपफुली आपके पास वो प्रॉपर नोट्स बने होंगे। आप वहां से उनको रीड करके लाइए, उसके डाउट पूछिए मेरे से। मैं तो सीधा मॉडर्न टेबल पे आऊंगा, जो हमारी आजकल की आवर्त सारणी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उस पर फोकस करेंगे। ये रीडिंग करने वाली बातें होंगी कि जो मैंडलीफ टेबल थी उसमें कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड्स थे। चलो फिर भी आप मेंशन करना, मेंशन कर सकते हो एज यू लाइक, लिख लो मैंडलीफ टेबल के बारे में। ठीक है, शर्म आनी चाहिए। अब नीट की तैयारी कर रहा है, पता नहीं कैसे कर रहा है। It was divided into 8 groups and 7 periods. It was divided into 8 groups and 7 periods. और ग्रुप्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ, फर्स्ट है फर्स्ट बी, सेकंड है सेकंड बी, लाइक इन दिस मैनर। देखो ये मेल्डिफ टेबल है, आप ये एनसीईआरटी से रीडिंग कर सकते हो अपने आप। इसको पढ़िए, इसके जो भी डाउट हो लेकर आइए, क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करिए। मैंने पहले भी आपसे बोला है, हम बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी लगाए क्वांटालियस नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम आने को ट्रेंड ही नहीं है, बहुत कम यहाँ से प्रॉब्लम बनती है। बट फिर भी आपको रीडिंग करनी चाहिए, को मना नहीं कर रहा है। देखो जैसे मैं कुछ चीजें देखो यहाँ पे आपके सामने राइज कर सकता हूँ। देखो हर ग्रुप का डिवीजन किया हुआ है, नो डाउट है, लेकिन जो 8th ग्रुप है ना, उसको डिवाइड नहीं कर रखा।
एर्थ ग्रुप का डिवीजन नहीं है, उसमें एर्थ है एर्थ बी वाला कल्चर नहीं है, बाकी सब में फर्स्ट है फर्स्ट बी, सेकंड है सेकंड बी वाला कल्चर है, ग्रुप के सब ग्रुप्स बने हुए हैं। तो थोड़ा सा ना ये पढ़ना होगा आपको, इसको रीडिंग कर लेना, रीडिंग करने से बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। देखो मैं तो मेनली आपको ना मॉडर्न टेबल कराऊंगा, जो हमारी आजकल की जगह ना आधुनिक आवर स्टैंडिंग वो आपको कराई जाएगी, वो सबसे मेन है, सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है ना। देखो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आपको और शेयर कर देते हैं। देखो मेल्डिफ ने एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट और किया था। आपने कभी इस तरह के वर्ड सुने हैं, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ऐसे वर्ड कभी सुने? किसी को पता है ये एका वर्ड कहाँ पे लगाते हैं? नहीं, एका का मतलब क्या, अगर मैं कहता हूँ एका एल्यूमिनियम, तो मेल्डिफ ने टर्मिनोलॉजी यूज की थी, क्या मतलब क्या है इसका? ऐसा नहीं है, देखिए, देखो मैं आपको सिखाता हूँ। दिस फैक्ट, वो एलिमेंट उसने डिस्कवर्ड ही नहीं थे। करेक्ट, यस। करेक्ट है, करेक्ट, वेल डन। देखो जैसे मैं आपके सामने एक ग्रुप लिखता हूँ, मैंने बोरोन मेंशन किया, एल्यूमिनियम मेंशन किया, और यहाँ पे ना एक ब्लैंक पार्ट छोड़ दिया देखो। मेल्डिक ने ऐसे किया था, उस टाइम एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं था, तो एलिमेंट ने प्रिडिक्ट किया था, मतलब मेल्डिक ने ये प्रिडिक्शन की थी कि यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, जरूर आएगा, फ्यूचर में आएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच करेगी, इसलिए उसने कहा था एका एल्यूमिनियम। इज इट क्लियर यू? देखो ये इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, इनको पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ के आप इंप्रूव करो, क्वेश्चन की फॉर्म में ले आओ, मैंने आपको पहले बोला। ऐसी टर्म होती है एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन कहने का मतलब क्या है? एलिमेंट क्या है, वो सिलिकॉन के बाद में आएगा, और वो भी उसके हम डिस्कवर नहीं था, तो वो ऐसे ना एक प्रिडिक्शन करने में हेल्प मिलती है। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेंडलिफ का, मतलब सुपर जिसे कहते हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट वर्क किया उसने। एका एल्यूमिनियम ऐसा एका सिलिकॉन ऐसी चीजें प्रोवाइड की थी, प्रपोज की थी, और इनको ब्लैंक छोड़ा था, बिकॉज ये एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं थे। तो नो डाउट ये भी है, देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप रीडिंग करो। आप यहाँ से क्वेश्चन लेकर आओ, जितने भी लेके आ सकते हो, आई विल ट्राई बेस्ट है, लेकिन इसको बुक में से पढ़ के ना प्रॉब्लम की फॉर्म में लाओ। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लोथर मेरा वाला पार्ट आपको रीड करना है, मेल्डिफ वाला पार्ट आपको रीड करना है, आगे का सारा सेक्शन मैं करा दूंगा। ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा स्पेशल बात नहीं है, आपको मेंशन करना मेंशन कर दो फटाफट, फिर हम आगे आ रहे हैं, जल्दी से मॉडर्न वाले पार्ट पे आते हैं। देखिए तैयारी करनी, सीरियसली करनी। आप जैसे मजाक समझ रहे हैं ना, ऐसा तो बोर्ड एग्जाम भी पास नहीं होता। ठीक है, कुछ कहना मैं नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन मैं आपको क्लियर रहता है 1 मिनट में। अभी कोई क्वेश्चन पूछ लो, आता वाता कुछ है नहीं, मैं तो कहूंगा मैं 12th पता नहीं कैसे पास कर ली। और रुकिए, अभी 6 महीने साल और रह गया, पता लग जाएगा आपको खुद ही कि अब लाइफ में क्या बनने जा रहे हैं। लाइफ को लेकर ना सीरियस होइए। बच्चे नहीं है आप लोग, अभी सोचे कि हम छोटे हैं अभी, यार हो जाएगा हो जाएगा। आज के बच्चे तो क्लास 6 में डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है लाइफ में, और यार 12th तक ये नहीं पता हमें लाइफ में करना क्या। 12th ही पास हो चुके, तो फिर आपको देखना आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। बिना मेहनत करे, बिना कुछ पढ़े आप कर लें, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो इतना हमारा सेक्शन हो गया सफिशिएंट। ये आप देखो, मैं आगे की केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखो स्टार्ट होगा, जो रियली कंपटीशन में आता ही आता है, स्कोरिंग होता है, इसको फिर भी पढ़ना होगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। डन। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग शुरू करने जा रहा हूँ, अब मैं शुरू करूंगा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, नीट के अंदर रिसेंट प्रॉब्लम्स है, चल लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, अब जरा इसको सीखना होगा। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, हिंदी में कहते हैं आईयूपीएससी नामकरण। अगर सब अटेंशन पे करना, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि इस चैप्टर के अंदर भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आ रहा है। भाई अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बड़े बड़े होते हैं, वहां पे आईयूपीएससी नाम लिखने पड़ते हैं। इनऑर्गेनिक, जब कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, वहां भी आईयूपीएससी आती है, लेकिन इस ब्रांच के अंदर भी आईयूपीएससी आ रही है, ये एक बड़ा सरप्राइज पॉइंट है। देखो ना, इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे आईयूपीएससी की नीड क्या है। जैसे आपने देखा है, कोई एलिमेंट है, सपोज कोई एक एलिमेंट है, उसका अटॉमिक नंबर 95 है, इसको ना अमर्शियम बोलते हैं, अमर्शियम। अब देखो पता है इसको कुछ अमर्शियम कहने के पीछे क्या रीजन होगा? अगर आप ध्यान से देखें, अमेरिका, कैसा अमेरिका का हिंट देता है,
ये यूएसए में डिस्कवर हुआ हुआ, तो यूएसए ने इसका नाम रख दिया अमरशेम। ऐसे एक एलिमेंट होता है बर्केलियम। अच्छा, उसका एटॉमिक नंबर 96 है। बर्केलियम पता कहाँ पे डिस्कवर हुआ? ये भी, इसका भी रिलेशनशिप यूएस से। वहां पे एक बर्केलियम यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये डिस्कवर हुआ होगा। तो जनरली पता क्या होता है, जरा ध्यान देना, जो भी कंट्री एलिमेंट को डिस्कवर करती है ना, वो चाहती है नाम ना हमारे ही हिसाब से आए। ठीक है, क्लियर हो गया? यूएसए में डिस्कवरी भी नाम आ गया। अब प्रॉब्लम पता क्या आती है, जैसे मान लो एक एलिमेंट, सपोज करो किसी और कंट्री ने डिस्कवर, रशिया ने डिस्कवर कर दिया। रशिया का भी केमिस्ट्री में बड़ा होल्ड है, रशिया का भी बहुत स्ट्रांग होल्ड है। उसने एक एलिमेंट डिस्कवर हो गया, कर दिया। पता क्या हुआ? अब जैसे एलिमेंट डिस्कवर हुआ ना, पता क्या होता है, जैसे कोई चीज डिस्कवर होती है तो वो न्यूज ना स्प्रेड हो जाती है। आपको पता हुआ हर कंट्री में, हर कंट्री के जासूस घूम रहे होते हैं, प्रैक्टिस है। इंडिया में क्या हो रहा है यूएसए वालों को सब पता है, और यूएसए में क्या हो रहा है इंडिया वालों को भी सब पता है। ये फैक्ट है, पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम चलता है। हर कंट्री के जासूस होते हैं, वो एकदम से न्यूज पहुंचा देते हैं कि भाई ये एलिमेंट डिस्कवर कर दिया इस कंट्री ने। पता लगा दूसरी कंट्री ने प्रपोज कर दिया कि हमने वो डिस्कवर किया था, भाई इंफॉर्मेशन एकदम स्प्रेड होती है। तो पता क्या प्रॉब्लम आती है, देखो ध्यान देना। अब दो कंट्री कह रही है कि ये एलिमेंट मैंने डिस्कवर किया, दूसरी कंट्री कह रही है मैंने डिस्कवर किया, आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अब आईयूपीएसी बोलती है हम किसके हिसाब से नाम रखें, इस कंट्री की बात माने या इस कंट्री की बात माने, इससे डिस्प्यूट हो जाता है। इसलिए आईयूपीएसी कह रही है हम आगे से ना कोई एलिमेंट का नाम किसी कंट्री के हिसाब से नहीं रखेंगे, हम तो उसका एक प्रॉपर नेम रखेंगे। उसमें कोई रटना नहीं, उसमें कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कुछ रूल्स होंगे। अब आगे से ये पैटर्न चलता है, जब एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होता है ना, तो ये वाला सिस्टम फॉलो करना होता है। मतलब इसमें ना डिस्प्यूट नहीं होता। आईयूपीएसी नेम का यही तो फायदा है, इसमें लड़ाई नहीं होगी। पता क्या होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ, पूरे वर्ल्ड में दो तरह की कंट्रीज है। एक कंट्रीज यूएसए के साथ है, और एक कंट्री किसके साथ है? रशिया के साथ। ये फैक्ट है, दो ग्रुप बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। कुछ कंट्री इसके फॉलोवर है, कुछ कंट्री इसके फॉलोवर है। अब यूएसए वाले कहते हैं हमने डिस्कवर किया, रशिया वाले कहते हैं हमने डिस्कवर, आपस में डिस्प्यूट हो गया। तो आईयूपीएसी बचने के लिए क्या करती है, आईयूपीएसी कहती है हम तो सिस्टम को फॉलो करेंगे, हम सिस्टम के हिसाब से नाम लिखेंगे। देखो जैसे अब ना, अब कुछ रूल्स हैं। देखो मैं कुछ डिजिट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको उनके नेम याद करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हम नाम लिखा करेंगे। देखो जैसे आईयूपीएसी में क्या होता है, जीरो के लिए क्या बोलते हैं? निल। निल, निल का मतलब जीरो ही होता है। वन के लिए क्या बोलते हैं? अन। टू के लिए आई। थ्री के लिए ट्राई। फोर के लिए वेट, वेट। फाइव के लिए पेंट। सिक्स के लिए हेग्स। सेवन के लिए, देखिए हैप्पी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच आ चुका है, वहां पे भी एच आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे सैप कहता है, सरप्राइज होता है, हमें बिल्कुल अलग चाहिए होता है, जैसे फैक्ट। क्योंकि उसको पता रीजन क्या है, हमें इनके सिंबल भी चाहिए होते हैं। जब इनके सिंबल बनाएंगे ना, जब इनके एब्रीवेशन यूज करेंगे, तो हम फर्स्ट लेटर को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एन, यहाँ पे यू, इस जगह पे बी, टी, हमें सबसे अलग चाहिए, सब डिफरेंट होने चाहिए। अगर हमने यहाँ पे हेक्स का और वहां पे हैप्ट कह दिया तो फंस जाएंगे। यहाँ पे सेप्ट कहना पड़ता है इसी। एट के लिए ऑक्ट, ऑक्ट के लिए ओ बोलते हैं। नाइन के लिए नो नो नो, एन, एन ई डबल एन, यहाँ पे ई बोलना होता है। दैट शुड बी क्लियर, ये फैक्ट है। क्लियर? देखो अगर हम नाइन के लिए क्या बोलते हैं, नोन ना, तो उसका एन इसके एन से मैच कर जाता है। हमें यूनिक चाहिए, बिल्कुल अलग, अलग लेटर चाहिए, मतलब अलग बेसिकली लेटर चाहिए, इसलिए हमने कर रखा है। बोलो आया समझ? अब जैसे मैं आपको एटॉमिक नंबर 101 का नाम लिख के दिखाता हूँ। देखो अब नाम लिखना सीखो। वन के लिए क्या बोलते हैं? अन, अन यहां से उठा लो आप। जीरो के लिए क्या बोलते हैं? निल। फिर वन के लिए क्या बोलते हैं? अन। और बाद में एक सफिक्स लगा दो, ईएम। देखो बाद में एक सफिक्स आएगा, ईएम, आई यू एम, अनिल, अनियम। देखो इसका नाम है अनिल, अनियम। और इसका सिंबल पता क्या बनेगा? यू एन यू। आपको फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेना है। अन वाले केस में यू लेना है, निल वाले केस में अन लेना है, एन लेना है। तो फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। यू एन यू, यू एन यू बोलते हैं। बोलो आया कुछ समझ? अब जैसे मान लो एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर ऐसे ही अज्यूम कर लो 147 है। अब इसका नाम लिखना है, तो वन के लिए अन, फोर के लिए, सेवन के लिए क्या,
बाद में सफिक्स आएगा ईयम, तो अनक्वेटसेप्टियम। इसका अगर सिंबल चाहिए तो यू यू एस, ये इसका सिंबल होगा। ये अच्छे से सबको आए। इसके ऊपर रिसेंट क्वेश्चन है, जाके देखो नीट में प्रॉब्लम आ रही है, शायद इस बार नहीं थी, मे बी आपके 2026 में मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसको फील करो। हम लोगों ने हर बार यहाँ पे डिफरेंट क्यों लिए? अगर यहाँ पे हेक्स का तो यहाँ पे हैक क्यों नहीं का? यहाँ पे हमने नॉन क्यों नहीं का? है ना, एनओएन कह देते। उसके पीछे रीजन है, हमें सिंबल बिल्कुल डिफरेंट लेटर चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात देखो, आपको और शेयर कर दूं, 9 को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। जैसे अटॉमिक नंबर आ गया 129, इसका नाम बोलो, 1 बाई एन यू, इसे क्लियर यू बी ई, ये इसका सिंबल हो गया। सेटिस्फाइड? कॉपी करना कर लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, कोई इस तरह की चीजें आएंगी चैप्टर में, आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट ना हो बिल्कुल भी। और देखिए सीरियसली, हमें लाइफ के लिए सीरियस होइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत करे आप डॉक्टर बन जाए, कुछ भी कर जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। ये इंडिया है, यहाँ पे तो भैया स्ट्रगल है बहुत। आप सोचेंगे बैठे बैठे सब मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें भी आप वो बिजनेस हो, किसी के फादर का बिजनेस में दुकानें बैठ जाऊंगा, दुकानें बैठना आसान है क्या? वहां पे भी तो वो स्ट्रगल है। जो बिजनेस करते हैं वो कहते हैं ज्यादा अच्छा है जॉब करना, और आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है लेकिन आप तो उसे कैश ही नहीं कर रहे हैं, तो आप तो पता नहीं कौन सी लाइफ में हो। और यहाँ हो ना, हमें बहुत कुछ आता हो, चलो ओवर कॉन्फिडेंट है, हम तो कर ही देंगे, क्या फर्क पड़ता है? वो भी हालत नहीं है हमारी। इसलिए कोई भी अपने बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करे, ये गलत फहमी, मैं तो ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आपने भी एग्जाम देके देखा ही होगा, आपने रियलाइज किया हुआ है, बिना पढ़े क्या हो रहा है? नथिंग। अब देखो इस टेबल से क्वेश्चन है, जाके देखो, 2-3 साल पहले प्रॉब्लम आई है, लास्ट ईयर प्रॉब्लम थी। तो जाके करना है, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ मत करिए, एनसीईआरटी उठा लीजिए आप, इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी भी कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ा समझना है, उनको चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक हमने चीज सीख ली, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नामकरण। ठीक है, तो इस टेबल को प्रॉपर लर्न करके फिर इसको यूज करा जाएगा। चलिए, यहाँ तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, यहाँ से टफ क्वेश्चन ही बन जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ से बहुत टफ क्वेश्चन भी बन जाता है। देखो मैं एक टफ क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट करता हूँ, देखो एक तरह से बहुत मुश्किल करना है उसको, देखो मेहनत की जरूरत पड़ेगी। चलिए हटाए इसको। देखो एक टफ प्रॉब्लम देखो आपके सामने क्रिएट करता हूँ, शायद नीट ने 2-3 साल पहले ऐसे प्रॉब्लम पूछी है। देखो एक एलिमेंट अपने पास से प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, इनफैक्ट एक एलिमेंट है निहोनियम। इसमें ध्यान देना, एक एलिमेंट दे दिया निहोनियम। देखो एक बार रुक जाना सब लोग, निहोनियम। और ये पूछा इसका आईपीसी नेम क्या होगा। देखो अब इसे करना एक चैलेंज है अपने आप में। पता प्रॉब्लम क्या है? वो इसका अटॉमिक नंबर नहीं दे रहे, तो कितना टफ क्वेश्चन हो गया। इसका अटॉमिक नंबर नहीं है हमारे पास, बस एलिमेंट नेम आ गया निहोनियम, और ये बोला इसका आईपीसी नेम क्या होगा। अब जब तक इसका अटॉमिक नंबर ही, नाम कैसे लिखेंगे? देखो टफ क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? इसके लिए टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, अगर आप रियली चाहते हो आपका सिलेक्शन हो। लेकिन जो बच्चा इसे करके आएगा ना, वो टॉपर कैटेगरी में आ जाएगा। देख, ये भी तो फायदा है ना, ये क्वेश्चन सब लोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें टॉमिक नंबर गिवन नहीं है। या हो सकता है एक एलिमेंट दे दें, उसका टॉमिक नंबर दे दें 115, और ये पूछ लिया इसका कॉमन नेम क्या है और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। अब आप देखो कितना टफ हो गया। देखो 115 वाले का आईयूपीएसी नेम तो हम फटाफट लिख देंगे, कॉमन नेम ही नहीं पता हमें, जिस नाम से ये फेमस चल रहा है। तो थोड़ा सा ना आपको एनसीईआरटी में ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, वो थोड़ा सा मेमोराइज करने की नीड होगी। देखो अगर ऐसा कोई टफ क्वेश्चन हुआ, अगर हमें लगा हमें नहीं आ रहा, तो हम छोड़ देंगे, हम नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना ये स्मार्ट स्टडी आपको खुद करनी है। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोशिश करेगा, उसको अपने आप आएगा फिर। ठीक है, थोड़ा सा ये सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब अगले हेडिंग पे आते हैं, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्तता का नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखो इस लॉ को समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखो अब इस लॉ को समझते हैं। देखो पहले तो आपको फील कराते हैं कि इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है। जब मैंडलिफ ने टेबल बना दी थी तो मैंडलिफ ने अपना अच्छा काम तो कर तो दिया था। मैंडलिफ की टेबल जब हमारे पास थी तो इसकी नीड क्या थी? अब जरा सब अटेंशन पे करना। आपने कभी पढ़ा होगा सब लोगों ने, मैंडलिफ टेबल में बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी थे। पता है, कभी पढ़ा है आपने ये बात? मैंडलिफ की टेबल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। किसी को सीरियस ड्रॉबैक पता है कोई? का विश्वास कम था लेकिन फिर भी उसे बाद में खा लिया। और इससे ज्यादा ये बात मान लेते हैं। और किसी को पता है कुछ सीरियस प्रॉब्लम? हाइड्रोजन की जगह चलो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बात सच है। जो हाइड्रोजन की स्थिति थी वो डिस्प्यूटेड थी। आपको पढ़ा है इसके बारे में कभी? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है? ग्रुप 1 से भी मैच करती है, ग्रुप 17 से भी मैच करती है। तो ये एक इश्यू होता है कि इसको कहाँ रखा जाए। नहीं पढ़ा कभी हमने 11 12 में? ये चीज चैप्टर आपके सिलेबस में था ना? तो ये आर्टिकल तो वहां डिस्कस हुआ, वो हिंदी मीडियम में बहुत कराते हैं कि जो हाइड्रोजन की स्थिति है वो डिस्प्यूटेड है, विवादित है वो अपने आप में। उसमें यही नहीं पता लगता कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 वालों से भी मैच करती है, 17 वालों से भी मैच करती है। अब देखो आपका हाल कितना खराब। आपको अपना सिलेबस की बातें याद नहीं। देखो ना क्या हम उस टाइम कितने सीरियस थे, ये भी एक बड़ा इशू है। तो भाई ये वो नोट्स पढ़ना शुरू करिए जो आपने किए थे उसमें। एक पता सीरियस प्रॉब्लम और थी टेबल के अंदर, जो सबसे मेन चीज थी पता है वो क्या थी? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिकों की स्थिति। ये था देखो सबसे मेन, जिसे कहते हैं ना, एक एक मैंडलिफ के लिए चैलेंज, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। देखो अब जरा रुक जाओ सब एक मिनट के लिए। अब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों के एटॉमिक मासेस के हैं अलग अलग। तीनों के एटॉमिक मासेस के हैं अलग अलग। और मैंडलिफ की टेबल बनी है एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो इसका मतलब इन तीनों की पोजीशन भी अलग अलग होनी चाहिए। जब तीनों के एटॉमिक मास अलग अलग है, एटॉमिक मास वहां पे बेस है, तो 3 पोजीशन हाइड्रोजन की होनी चाहिए। फैक्ट इज दैट, एक्चुअल में अगर हम मैंडलिफ की बात माने तो। और आपको पता है केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, हर एलिमेंट के। इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए कितने कितने आइसोटोप होंगे, उन सबकी अलग अलग पोजीशन बनानी पड़ेगी। ये काम तो मैंडलिफ ने किए नहीं। ये मैंडलिफ की टेबल का सीरियस ड्रॉबैक था, सीरियस ड्रॉबैक। देखो समझने की कोशिश करो। सबसे बड़ी कमी, कमियां बहुत सारी थी, जो आप कह रहे हैं वो भी सही था, ये भी बिल्कुल सही था। लेकिन ये ड्रॉबैक ऐसा था जो कहीं से भी ट्रस्ट, मतलब एक तरह से छोड़ नहीं सकते थे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे हम। तभी तो मैं नीड हो रही थी मॉडर्न टेबल की। तभी तो मैं नीड थी मॉडर्न टेबल की। बोलो आ रहा है कुछ? देखो ये पढ़ना होगा, आप डजन मैटर अपने हिंदी मीडियम के नोट्स पढ़िए, पढ़िए तो सही, मेहनत तो करिए। वो कहाँ है स्टडी मटेरियल, उसको निकालिए, चाहे हिंदी में है चाहे इंग्लिश में नॉवल। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं बनेगा कि चैप्टर का काम क्या। अब मुझे यहां से साफ दिख रहा है कि मेरे को मॉडर्न टेबल की जरूरत है, मॉडर्न लॉ की जरूरत है। मैंडलिफ के काम में कुछ कमी है, बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हुई है। मेरा सब अटेंशन पे करना। देखो देखो इसके लिए एक फिजिसिस्ट का नाम है हेनरी मोजले। नोट मत करना प्लीज। ये एक फिजिसिस्ट है, फिजिसिस्ट हेनरी मोजले। देखो एक बार इसने क्या किया, ही वॉज वर्किंग ऑन द एक्सरे। ये एक्सरे के ऊपर काम कर रहा था। इसने क्या किया, डिफरेंट एलिमेंट्स लिए और उनके इन्वॉल्वमेंट से एक्सरे बनाई, एक्सरे, इनके इन्वॉल्वमेंट से एक्सरे बनाई। और उसने ये नोटिस किया, हर बार एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही थी। हर बार फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही थी, उनकी आवृत्तियां। इसके से फ्रीक्वेंसी कुछ और थी, इससे फ्रीक्वेंसी कुछ और। चलो ये बात मान ली सबने। और उसने ये नोटिस करा अपनी रिसर्च से, जो फ्रीक्वेंसी थी ना, उसका रिलेशनशिप एटॉमिक नंबर से था। देखो इसको बोलते हैं मोजले इक्वेशन। इसका नाम मोजले इक्वेशन है, मोजले समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर याद भी होनी चाहिए। अब एक साथ बाद में लिखेंगे। यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। और ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फिजिक्स में आपको काम आ जाएगी। शायद इसके ऊपर क्वेश्चन भी था हमारा भी नीट पे रिसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आप सब बच्चों को रट्टी भी होनी चाहिए इक्वेशन।
अब जरा ध्यान दीजिए सब लोग, उसने क्या किया, इनके इन्वॉल्वमेंट से एक्सरे को बनाया और फिर नोटिस करा एक्सरे की फ्रीक्वेंसी हर बार अलग अलग थी और फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशनशिप ये था। तो उसने एक कंक्लूजन निकाला, देखो यहां से कंक्लूजन आ रहा है, ही कंक्लूडेड दैट atomic mass is not a fundamental property। उसने बोला एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ही नहीं। अगर एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता ना, तो यहां पे गारंटी से किसको आना चाहिए था, एटॉमिक मास को आना चाहिए था। ही सेड एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। देखो उसने कितनी बड़ी बात बोली, इसने पूरी पूरी साइंस को चेंज कर दिया। जो आज तक केमिस्ट्री मानती थी कि एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट है, उसने बोला एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी तो है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी आधारभूत प्रॉपर्टी नहीं है। ही सेड एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और उसके इस स्टेटमेंट से ना पूरी पूरी साइंस चेंज हो गई, पूरी पूरी शफलिंग हो गई। वो मेंडलीफ का स्टेटमेंट ही गलत हो गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द फ्लूइडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। वो स्टेटमेंट ही बदल गया। फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, उसने बोला एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, एटॉमिक नंबर। तभी तो आजकल की टेबल, जो मॉडर्न टेबल है, उसका बेस क्या है, एटॉमिक नंबर, उसका आधार एटॉमिक नंबर है। जो हम आजकल की आवर्त सारणी पढ़ती है ना, वो पढ़ते हैं, उसका बेस एटॉमिक नंबर होता है। इसके बाद एक नया स्टेटमेंट आ गया, वो स्टेटमेंट ये था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic functions of their atomic numbers. That's important है, periodic functions of their atomic numbers। देखो उसने पूरी पूरी साइंस को चेंज कर दिया। मेंडलीफ का वर्क समझो फेल हो गया। मेंडलीफ ने ठीक है वर्क बहुत अच्छा किया, उसका कंट्रीब्यूशन मतलब एप्रिशिएबल जिसे कहते हैं, लेकिन मेंडलीफ का वर्क पूरा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कमियां निकल के आई। और आजकल जो टेबल है, मॉडर्न टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वो सारी की सारी किसके ऊपर है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अब हम इसके ऊपर सारा डिस्कशन करेंगे। रियलाइज हुआ। Yes. और देखो हम सब बच्चों को ये क्वेश्चन पक्के से याद हो, इसे भूले मत कि मेरे को याद नहीं है, मैं ये नहीं कर पाया, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी होगी। अंडर रूट न्यू इसको टू ए इंटू जेड माइनस बी, बड़े आराम से याद हो जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फिजिक्स तक में काम आती है ये। अभी देखना इसके ऊपर मैं क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, नोट करना प्लीज, नोट करो। इस केमिस्ट का नाम भी, फिजिसिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको रीडिंग करो आप। इसको लिखवाने बैठे तो बहुत टाइम खराब होगा। सोचो अपने अपने फ्यूचर के बारे में, क्या करना है लाइफ में। मजाक नहीं है अपने साथ कि भाई कुछ भी हो जाएगा। अगर आज की डेट में आप प्री डिसाइडेड नहीं है क्या करना है, तो भूल जाइए, लाइफ में बहुत पीछे चले गए हैं। आगे दे दूंगा। बात ही नहीं, किसी को बात नहीं करनी, बिल्कुल भी काम करिए सब लोग। ठीक है, तो एटॉमिक मास को फंडामेंटल माना ही नहीं गया, एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गया।
मोजले ने पूरी साइंस को चेंज कर दिया। उसने बोला कि एटॉमिक नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। उसका आधारभूत जो गुण है वो एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है। परमाणु भार नहीं है, परमाणु क्रमांक है। और ये क्वेश्चन सबको अच्छे से आए। बोलो सब अच्छे एग्री हो गए। अब देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। देखो एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम देखो बनाते हैं, शायद इस बार आई थी ये, फिर से उम्मीद है। मैं एक ग्राफ बनाऊंगा अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड। देखो अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखवा दिया और आपसे बोला इसको पक्के से याद कर लो। हमें पता है दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। अब मैंने ये बीच में ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। क्या आपका ग्राफ ऐसे बन जाए, क्या आपका ग्राफ ऐसे बन जाए, हो सकता है ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाए। देखो ऐसे भी ग्राफ बन सकता है, और एक पॉसिबिलिटी है इनके बीच में ग्राफ इस तरह से ही बन सकता है। देखो मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, इस तरह ग्राफ भी बन सकता है। लाइक जैसे आपको चार चॉइसेस मैंने दे दी, बताओ इनमें से व्हाट इज द बेस्ट आंसर। बॉयज से हमसे स्टार्ट करते हैं, पहले बॉयज से करते हैं। हमारे बॉयज बहुत क्रिएटिव है। ABCD चार ऑप्शन बताओ, बॉयज में से कोई भी कोई चीज जल्दी से चॉइस करें फटाफट। और देखो ऑनेस्टली बिल्कुल ईमानदारी से तो बताना चाहते हैं बताएं। अब चेक करो अपना लेवल आप। ये रिसेंट क्वेश्चन है जो किसी कंपटीशन में आया है, मिलेगा आपको फिर से उम्मीद है। बताना कि बॉयज में से बताओ, जो कहना कॉन्फिडेंस से बोलो, अपनी बात को बताओ समझाओ। देखा, होगी ना होगी गड़बड़। जहां मैं परफॉर्म करना वहां हम बोलते ही नहीं, वैसे हम बातें कर लेते हैं। चलो गर्ल्स में से को बताना चाहे, आप में से फर्स्ट रो वाले बच्चे बताना चाहते हैं, प्राची बताए। लेकिन जो बताना रीजन के साथ बताना, जो कहना जल्दी से बताओ फटाफट, बोलो बात। चलो छोड़ो, सबके लिए ओपन क्वेश्चन, बताओ को बताना चाहता है बताए। क्या आंसर है? ए आंसर। देखते हैं दो बोलो, सिंह ए आंसर। बाकी लोग, बाकी का कोई व्यू नहीं है। एक बच्चे ने ये बोला, हाँ बताओ। मे बी सी। चलो एक बार सी से करते हैं स्टार्ट। आप पहले ये बताओ, देखो जिन्होंने सी बोला इस ग्राफ का क्या मतलब क्या है। एक मिनट को बोलो तो क्या, नहीं नहीं, क्या कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी को, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। इनवर्स तो मतलब ही नहीं है, सीधा मतलब है फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। आप इसको बदलती रहेंगी लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो 100% इसकी वैल्यू बदलेगी। सोच के देखो आप। भाई आप तो ये ग्राफ कह रही हैं, कोई बात नहीं है, राइट आंसर हो सकता है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, एटॉमिक नंबर बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। जबकि ऊपर का एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, अगर आपने इसको हल्का सा भी चेंज किया, ये चेंज तो पक्का होगा। सी आंसर नहीं हो सकता। आया आपको समझ, क्लियर होगा। ऐसे डी के साथ है। अब डी में क्या हो रहा है, पहले वो फ्रीक्वेंसी घट रही है, घटने वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही। अगर आप जेड को बड़ा करेंगी तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। पहले घट रही है फिर कांस्टेंट है, ये भी गलत। ठीक है, आप देखो इन दोनों में से एक राइट आंसर हो। उसमें एक काम करिए, पहले अंदर ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर ए से गुणा कर लीजिए, लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताओ यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है। बताओ प्राची, कौन प्राची से पूछते हैं, प्राची कौन कौन वेरिएबल है। जेड और एंड फ्रीक्वेंसी, गुड। तो क्या फॉलो हुआ, वाई इसको टू एन एक्स प्लस सी। देखो ये फॉलो हो गया। अभी थोड़ी सी गलती मैं भी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे, अभी इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। देखो साफ दिख रहा है, इसको फॉलो करने का मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, पक्की बस स्ट्रेट लाइन। और स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। देखो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ देखो, मैं आप ठीक करके दिखाऊं। इसके ऑप्शन में जरा सी कमी है, इसका राइट आंसर ये माना जाएगा। देखो इस तरह का। ये पॉजिटिव स्लोप ही होता है, लेकिन जब आप इसको बढ़ाएंगे तो ये इस नेगेटिव एक्सिस पे कट कर जाएगा। बोलो करेगा नहीं करेगा। देखो आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, ऐसा ग्राफ हमने जब टॉपिक सीखा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद है आपको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसकी इक्वेशन किसी को याद है? याद है उसकी इक्वेशन, एच न्यू इज टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम
काइनेटिक एनर्जी। देखो रिवीजन भी करते रहिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बच्चे रियली सीरियस है ना उन्होंने रिवीजन करना शुरू कर दिया। जो पीछे का सिलेबस हो चुका है उसको दोहराइए, भूलो मत उसको आप। भूल गए तो रेस में से बाहर हो जाओगे। देखो इसका ग्राफ भी ऐसे ही हुआ था। तो अपना फिजिकल का रिवीजन करना, फिजिकल पूरी हो चुकी है उसको रिवाइज दोहराइए, उसका डाउट्स लेकर आइए मेरे पास, उसके क्वेश्चन करिए, उसके थ्योरी को मेमोराइज करिए, पीवाई क्यूज करिए। तो ये है इसका राइट आंसर। आया सबको समझ? देखो ये आने के पूरे चांस, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है ना? तो ये क्लैरिटी हो बिल्कुल, कुछ जरा सब इसमें इफ एंड बट ना हो। अच्छा बताओ, जो ये पॉइंट एस कर में, क्या है इसकी सिग्निफिकेंस? देखो देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक है ना? वो तो मैथ्स है। इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो हो रही है, वो कोई इशू नहीं। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो रख दूं, मान लो मैंने इसको जीरो रख दिया, तो मैथ्स के हिसाब से ए जेड इज टू क्या आ गया, ए बी आ गया। आगे नहीं आ गया तो ए से कट गया, तो जेड इज टू क्या आ गया। ऐसे कोई भी सवाल बना सकता है। वो सब चीजें आपको थोड़ा सा टेंटिव रहना, तो कॉपी करना करो फटाफट जो करना चाहते हो। मेहनत करिए, मेहनत नहीं, हम मेहनत नहीं करते, सब बच्चे हार्ड वर्किंग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? रिकॉर्ड द इज अ पार्ट ऑफ आवर फिनिश हो गया। क्लैरिटी सबको होनी चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट हमारा ये एक फाउंडेशन रेडी हो गई। ये जो हमारी टेबल होगी वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होगी। मोजले ने वो चीज प्रपोज कर दी और एक इक्वेशन दे दी, ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसके बाद, दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारी मॉडर्न टेबल है ना, अब सीधा उसी पे आ रहे हैं। टॉपिक इज मॉडर्न, या इसको कहते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल। इसका एक्चुअल नेम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल। देखो इसका एक्चुअल नेम होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल। ये लॉन्ग फॉर्म बोली जाती है जो आजकल यूज होती है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल। देखो लॉन्ग फॉर्म में क्या स्पेशल होता है, लॉन्ग फॉर्म के लेफ्ट में ना एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक। ब्लॉक आपने कभी सुना होगा, जो हमारी मॉडर्न टेबल है उसमें ब्लॉक कल्चर है, पढ़ा कभी आपने? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में क्या आता है, डी ब्लॉक, और नीचे क्या आता है, एफ ब्लॉक। ये वेल नोन है, देखो वेल नोन है ये। हमारी मॉडर्न टेबल है ब्लॉक कल्चर है, ब्लॉक कल्चर। लॉन्ग फॉर्म में ब्लॉक कल्चर होता है, इधर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है ना? देखो पहले इसी बात पर डिबेट करते हैं, ये ब्लॉक कल्चर का बेस क्या है। मैं लाइन लिख रहा हूँ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल इज डिवाइडेड इनटू, क्या कहना चाहिए, इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक। ये फोर ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, चार ब्लॉक में। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। चलो कोई बताएगा मुझे गर्ल्स में से कोई, आप मत बोलना बीच में। ये ब्लॉक बनने के पीछे क्या बेस है, आप बताइए। लास्ट में तीनों गर्ल्स बैठी हुई है, चार ही ब्लॉक क्यों होते हैं, चार ही ब्लॉक क्यों होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसके थोड़ा बताओगे। चार ही ब्लॉक क्यों होते हैं बताओ तीनों गर्ल्स, आप बता सकते हैं चारों लोग। ये क्या सिस्टम है कि टेबल में चार ब्लॉक बने हुए हैं, पहली बार चार ही क्यों ब्लॉक है, तीन क्यों नहीं है, दो क्यों नहीं है, एक क्यों नहीं है, या पांच क्यों नहीं है, आप बताओ कुछ कहना चाहते हैं, कोई रीजन तो होगा ना, आप बैठे हैं साथ में, बताइए। प्राची बोलो, चार ही ब्लॉक क्यों होते हैं, या ब्लॉक बनने के पीछे क्या बेस होता है। चलो कोई बता सकता है। हाँ, क्या सबसे पूरी बात बताओ। वेरी गुड, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ, देखो देखो ये सही कह रहे हैं, शाबाश। देखिए पता है ब्लॉक बनने के पीछे क्या साइंस है, एक एलिमेंट लिया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, विन्यास।
उसका इलेक्ट्रॉन या तो एस सब शेल में आएगा, या पी में आएगा, या डी में आएगा, या एफ में आएगा। चार ही तो पॉसिबिलिटी होती है, या तो एस में आए, या पी में आए, या डी में, या एफ में। जो चेक कर लो आप, लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन। बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? एस सब शेल में आ रहा है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? पी में आ रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? डी में आ रहा है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। कितना सिंपल सा फंडा है। कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक में आएगा, उसका एक बड़ा सिंपल सा बेसिक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसका विन्यास लिखो, और ये चेक करो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ कहाँ रहा है। चार ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या तो एस में आएगा, पी में आएगा, डी में आएगा, या एफ में आएगा। नेचुरल सी बात है, हमारे पास चार ही ब्लॉक है। इज इट क्लियर? देखो ब्लॉक का पता लग गया, ब्लॉक के पीछे क्या केमिस्ट्री है। चार ही ब्लॉक क्यों, और ब्लॉक के पीछे केमिस्ट्री क्या पता लग गया। अभी किसी को लिखना नहीं, मैंने एक तरह से ब्लॉक निकालना आपको सिखा दिया। आपको ये भी पता होगा, जो एस ब्लॉक है उसमें दो ही ग्रुप है, 1 2। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं, दो वर्ग होते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप, एक सेकंड ग्रुप। तो हमजा क्यों एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप क्यों होते हैं, जबकि पी में 6 होते हैं? बोलिएगा नहीं अभी। पी में 6 होते हैं। पी में अगर बात करी जाए, बात मत करिए कोई भी। पी में 6 ग्रुप होते हैं, 13 से लेकर 18, 32 18। और इसमें 10 ग्रुप होते हैं। बी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं। देखो आप, ऐसे होती है हमारी टेबल। अगर टोटल देखा जाए तो हमारी टेबल के अंदर कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप है, 18 वर्ग। तो 7 पीरियड्स है, 7 आवर्त है। 18 वर्ग है, 7 आवर्त है, 18 ग्रुप, 7 पीरियड। यहाँ पे ग्रुप 1 2, यहाँ पे 3 से लेके 12, यहाँ पे 13 से लेके 18। अब ये सोचने वाला सवाल है, हम जैसे पूछ रहे हो, हम जो यहाँ पे दो ही ग्रुप क्यों है? पहले लोग से क्यों? ठीक है, बात नहीं। दो ही ग्रुप क्यों है बताओ, बॉयज में से कोई भी बताए। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप क्यों होते हैं? हाँ जी, तो ध्यान देना प्लीज। हाँ, मेरा क्वेश्चन था एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप क्यों होते हैं? इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, S1 S2। और कोई मतलब ही नहीं, या तो S1 होगा या S2 होगा। इससे दो ही ग्रुप आते हैं, जैसा फैक्ट। पी में 6 क्यों आते हैं? पी में P1 P2 P3 P4 P5 P6, 6 पॉसिबिलिटी। डी में D1 D2 D3 D4 D5 डी, ऐसे करते करते यू नो यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज है। इज इट क्लियर? यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। बोले सब लोग एग्री है? इसलिए यहाँ पे दो ही ग्रुप है, यहाँ पे 10 ग्रुप है, यहाँ पे 6 ग्रुप है। और एफ ब्लॉक वालों की जो एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ है। एफ ब्लॉक के बारे में बात कर लेंगे, एफ को भी थोड़ा अलग रखिएगा आप लोग। तो एक बात कंफर्म हो रही है कि हमारे टेबल में 4 ब्लॉक हैं, और किस ब्लॉक में कितने ग्रुप है ये भी पता लग रहा है हमें। अगर टोटल चेक करोगे आपको 18 ग्रुप मिल जाएंगे, 18 ग्रुप्स। तो इस टेबल में 18 ग्रुप है, 7 पीरियड्स है। बताओ, इतना क्लियर हो गया सब? कितनी ऑर्डनरी सी बात। ठीक है, इट्स ओके, नथिंग स्पेशल। किसी को मेंशन करना कर ले एज यू लाइक। कल मैं टेबल लेकर आऊंगा, आपका टाइम बचेगा, सीधा उसी को हैंग करके दिखा देंगे फटाफट। नोट करा प्लीज, नोट कर लीजिए एज यू लाइक। कल टेबल ले आएंगे ना, तो काम आसान हो जाएगा, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये भी टांग के ना सब चीजें आपको समझा देंगे। नोट करना, नोट कर सकते हैं एज यू लाइक। इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, 4 ब्लॉक है, शुड बी क्लियर।
ये मॉडर्न टेबल की स्पेशलिटी है, लॉन्ग फॉरवर्ड टेबल बोलते हैं इसको। चलिए, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया। ठीक है, ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 18 ग्रुप 7 पीरियड्स, तभी तो उसको लॉन्ग फॉर्म कहते हैं। अगर हम चेक करें ना मैंडलिफ टेबल से, वहां पे 8 ही ग्रुप थे, यहाँ पे नंबर ग्रुप्स बहुत ज्यादा है। किसी को पता है इतने सारे ग्रुप्स क्यों हो गए? एलिमेंट इतने सारे डिस्कवर नहीं हुए। हाँ, हाँ, उसने ना सब ग्रुप वाला सिस्टम खत्म कर दिया। जो लॉन्ग फॉर्म में उसमें सब ग्रुप नहीं होता, फर्स्ट है फर्स्ट बी नहीं होता, फर्स्ट ए अलग है फर्स्ट बी अलग है, तभी यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स बहुत ज्यादा हो गए। चले खैर, ये बात कंफर्म हो गई। और किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक भी आपको निकालना मैंने सिखा दिया। ब्लॉक निकालने की ये साइंस है, बस कॉन्फ़िगरेशन आए तो ब्लॉक अपने आप निकालना आ जाता है। चलो उसके बाद चलते हैं आगे, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं आपको निकालना सिखाता हूँ ग्रुप नंबर कैसे निकलता है। तो हेडिंग इज नाउ, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर। अब अगला टॉपिक है हमारा, किसी भी तत्व का की वर्ग संख्या कैसे निकालोगे। वर्ग संख्या बोलते हैं ग्रुप नंबर। वो कौन से ग्रुप में है इसका पता कैसे लगता है? कोई एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस वर्ग में है, अब इसका पता कैसे लगेगा, आपको ये सिखाते हैं। टॉपिक इज टर्म्ड एज प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर। ठीक है, देखो अब इसमें ना कुछ कंडीशंस है, उनको फॉलो करना होगा। इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, देखो सुनो, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, ये पहली कंडीशन है। अगर तत्व एस ब्लॉक में है तो, देखो ध्यान देना, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक में है ना, तो पता है ग्रुप नंबर क्या है? उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो ध्यान देना, जस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो ये होती है वर्ग संख्या, ऐसे निकलता है ग्रुप नंबर। अगर एलिमेंट एस ब्लॉक में है तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। बताओ कौन से ब्लॉक में है ये? पहली बात तो ये एस ब्लॉक में है। एस ब्लॉक, देखो ये साफ दिख रहा है, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। बताओ इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को संयोजी कोश में होते हैं, इसको संयोजी कोश कहते हैं। फिर आउटर मोस्ट शेल, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर कितना हुआ इसका? इसका मतलब ऑटोमेटिक ग्रुप नंबर क्या है? 1 है। बताओ क्लियर हुआ सब? आप पहले चेक कर लो कि एलिमेंट एस ब्लॉक में है या नहीं, ये शर्त होगी। देखो एक ऐसा केस हो लेते हैं, एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक नंबर 12 है। चलो वो बच्चा सर कॉन्फ़िगरेशन बोले, तो गर्ल्स में से बोलो, आप बोलो सर कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास बोलो, बोलो। हाँ, 1s2, बोलो दोनों को, 2s2, 2p6, 3s। चलो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आ गया। बताओ क्या ये एस ब्लॉक में है? कैसे पता लगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है ना, इस ब्लॉक का मेंबर। अब इसको फॉलो कर लो आप। ग्रुप नंबर क्या हुआ इसका? 2, क्योंकि इसके पास दो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। बोलो इज इट क्लियर यू? ग्रुप नंबर इज 2। तो ऐसे निकालते हैं, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा हो तो उसका रूल ये है, द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू जस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वर्ग संख्या निकालने के लिए उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। बताओ सब सेटिस्फाइड? ये एस ब्लॉक का रूल है, ऐसे ही रूल है। ओके, आप नोट करना, इसे नोट कर सकते हैं एज वेल। फिर टी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, ये लिख लीजिए।
बात नहीं स्टूडेंट्स, वो कीजिए इसको फटाफट। कंफर्म हो गया? क्लियर है? Yes. नेक्स्ट इज हियर, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। अब एलिमेंट पी ब्लॉक का मेंबर है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? देखो, ऐसे केस में ग्रुप नंबर निकालने का क्या रूल है? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या करना पड़ेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक कॉमन सा एग्जांपल समझते हैं, जैसे कार्बन, उसका डोमिन नंबर 6 है। चलो पीछे गर्ल्स बैठी कॉर्नर में, कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसका। हाँ बोलो आगे। 1s2 2s2 2p2, ये सब कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आप चेक कर लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन तो ही बैठेंगे। चलो नो प्रॉब्लम। ये बताओ ये कौन से ब्लॉक में है? पी ब्लॉक। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है ना, एक्चुअली ये पी ब्लॉक का मेंबर है, साफ दिख रहा है। ठीक है ना? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हमारी ये बात फॉलो हो गई, ये कंडीशन फॉलो हो गई। अब इससे पूछू बताना, ये बताओ इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बता सकते हो बच्चों? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्राची बोलो। 2 है। प्राची के साथ में बैठी है। आप बैठे हो को बात, आप बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 है। आपके पीछे बैठी 2, ऑब्वियसली 2 है। अब सुनिए देखिए, पता है क्या हो रहा है? इसके आगे भी 2 लिखा है तो इसके आगे भी 2 लिखा है। ये पूरा ही वैलेंस शेल है। क्या कहते हैं इसको? वैलेंस शेल, जिसको हम कहते हैं संयोजी कोश। देखो सब सीखो, अगर यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी तो 2 लिखा है ना, ये पूरा एक ही शेल है। 2 और 2 4, इसके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ग्रुप नंबर क्या होगा इसका? 10 प्लस 4, और इसका आंसर ये 14। देखो ये 14 ग्रुप का मेंबर है, साफ दिख रहा है। सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने पड़ेंगे ना, जो भी मतलब आउटर मोस्ट शेल में आते हैं। जैसे एक एलिमेंट है सपोज टू बी क्लोरीन, इसका टॉपिक नंबर 17 है। बोलो को विन्यास, बोलो, आप बोलो, आप बोलो। 1s2, बोलो आगे, आगे बोलो। 5, ये सब कॉन्फ़िगरेशन है। कौन से ब्लॉक का मेंबर है? पी ब्लॉक। गुड। बताओ कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 10 सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रुप नंबर क्या हुआ इसका? 2 प्लस 10 प्लस 7, दैट इज 17। गुड। अब आगे सबको समझ, ये इसकी केमिस्ट्री है। ये अच्छे से ऐसे निकालते हैं ग्रुप नंबर। एलिमेंट एस ब्लॉक का मेंबर है, एलिमेंट पी ब्लॉक का मेंबर है, पहले ये चेक करना पड़ता है। कॉपी करना कर लो उसको। इस पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस चैप्टर में ना। पहले मैं टेबल ले आऊंगा तो और इजी हो जाएगा। अच्छा क्लियर? कुछ कहना बोलिए। तो एलिमेंट एस ब्लॉक का मेंबर है या पी ब्लॉक का, पहले ये चेक कर लीजिएगा, ब्लॉक के अकॉर्डिंग ग्रुप निकलेगा। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया? तो नेक्स्ट इज हियर, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक वालों के लिए क्या रूल है, कैसे निकलता है उसका ग्रुप नंबर? देखो ध्यान देना, जैसे कि एलिमेंट है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 है। देखो एक मिनट रूल समझ लीजिए, बाद में लिखेंगे हेडिंग, प्लीज जरा ध्यान दीजिए। आप पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने स्कैंडियम का। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन साफ बता रहा है ये डी ब्लॉक का मेंबर है ना? डी ब्लॉक का मेंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए
देखिए जब भी एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या आएगी, उसके लास्ट तक दो सब शेल आया करेंगे, दो कोश। मेरी बात सुनो सब लोग, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा ना, उसके आखिरी में दो सब शेल आएंगे, दो कोश आएंगे। एक का नाम होता है एन एस, और एक को क्या कहते हैं, एन माइनस वन डी। ये इंटरेस्टिंग बात है। कुछ इलेक्ट्रॉन तो एन एस के पास होंगे, कुछ एन माइनस वन डी के पास। इन दोनों को ऐड कर देना, इनको जोड़ देना, एक्स प्लस वाई। ये क्या है, ग्रुप नंबर। मैं चेक करके दिखाता हूँ, एक मिनट। बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और इसके पास कितने, कितना हो गया, थ्री। ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब। आई बात समझ। देखो ये बात शायद हमने मतलब आएगी भी आगे, इग्नोरिंग, अभी इग्नोरिंग मेरे को ही कह रहे हैं, इग्नोरिंग मुझे करवानी है, तो मैं इग्नोरिंग में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ये डी ब्लॉक में भी सिखा दूंगा। यहाँ पे ना स्मॉल एनर्जी गैप होता है, यहाँ पे जो ऊर्जा का अंतर होता है ना, बहुत कम होता है, बहुत कम। इतना कम होता है, इतना कम होता है कि ये पूरा का पूरा वैलेंस शेल काउंट होता है, पूरा का पूरा वैलेंस शेल, संयोजी कोश काउंट होता है। तो सही मायने में हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही गिन रहे हैं। तो कोई भी कंफ्यूज मत होना, इनके रीजंस और अच्छे से मिल जाएंगे, घबराने की बात नहीं, टिप्स पे कर देंगे, बस आप मेहनत करिए। देखो इन दोनों को जोड़ दिया हमने, इट इज इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे तो ग्रुप नंबर निकलेगा। रीजन है कहीं ना कहीं ये बैलेंस शेल की तरह बिहेव कर रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जिंक। एटॉमिक नंबर 30 है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखो ये भी डी ब्लॉक का मेंबर है, यहां भी ये कंडीशन लग सकती है। ये एनएस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एन माइनस वन डी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 + 10, और इसका आंसर ये 12। ये ग्रुप नंबर आ गया इसका। बोलो इज इट क्लियर। ग्रुप नंबर निकालने की केमिस्ट्री कॉपी कर लीजिए। बस ग्रुप नंबर निकालने से पहले जरूर चेक करिएगा कि वो किस ब्लॉक का मेंबर है, क्योंकि जब तक ब्लॉक का डिसीजन नहीं होगा, ग्रुप नंबर निकल ही नहीं पाएगा। क्लियर सो फार। तो एलिमेंट एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, उसके बाद आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बनी। अब देखो एक बात, देखो आपको और शेयर कर दिया आपकी सेफ्टी के लिए, कभी जरूरत पड़ जाए। अगर एलिमेंट एफ ब्लॉक का मेंबर है, देखो अभी आज सुनिएगा, देखो ये थोड़ा सा डिस्कशन आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब मैं हटा देता हूं। देखो एलिमेंट ना इस बार एफ ब्लॉक का मेंबर है, अब क्या करेंगे आप। देखो पहली बात ना, आप एफ ब्लॉक वाले को कैसे पहचानोगे। अब हर बार कॉन्फ़िगरेशन लिखना कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, खासकर एफ ब्लॉक में शॉर्टकट चलते हैं। क्या शॉर्टकट चलता है, आप ध्यान देना सब लोग। देखो सुनिएगा, अगर एलिमेंट एफ ब्लॉक में होगा ना, उसका एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 होगा, या 90 से लेके 100 तक। देखो सुन लो, ये दो रेंज होती है। आपने सुना होगा इनको लेंथ नोड्स कहते हैं, लेंथ नोड्स श्रेणी। इन्हें क्या बोलते हैं, एक्टिनोड्स। ये सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो मुझसे किसी ने कह दिया टॉमी नंबर 65, 65, मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा, मेरे को याद है 65 वाला तो एफ ब्लॉक का मेंबर है। एटॉमिक नंबर आ गया 99, 100, मुझे पता है ये एफ ब्लॉक का मेंबर है। अगर एलिमेंट एफ ब्लॉक में आए तो आप ग्रुप नंबर निकालेंगे नहीं, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, सीधा ग्रुप नंबर एक ही रिपोर्ट करेंगे, 3। इनका ग्रुप नंबर एक ही माना जाता है, 3। देखो बात ध्यान रखने वाली है,
मैं कल टेबल लाऊंगा ना, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। इनका एक ही ग्रुप नंबर है 3, सीधा। कोई कैलकुलेट नहीं करेगा, ना कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा किसी का भी, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में ठीक है, एफ ब्लॉक में आपको स्ट्रेट आंसर 3 बोलना है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। और आप देख लो टॉमिक नंबर कहां से कहां आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है, टॉमिक 58 90 सब भी आने चाहिए। तो अगर एटॉमिक नंबर ये आ रहा है तो 100% एफ ब्लॉक का मेंबर है, ग्रुप नंबर 3 है। इसको भी हाईलाइट कर लो प्लीज। बच्चे क्लियर? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब करते हैं इसको, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड नंबर। प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड। अब उसका पीरियड कैसे निकलता है, उसका उसकी आवर्त संख्या कैसे निकलती है। अब आपको पीरियड नंबर निकालना सीधा। देखो पीरियड नंबर कैसे निकलता है, इसका एक ट्रिक, शॉर्टकट है, इसकी ट्रिक है। पीरियड नंबर निकालने के लिए या तो आप उसके शेल्स गिन लो, उसके पास कितने कोष हैं, या एक काम और कर सकते हैं, शॉर्टकट है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, ये चेक कर लो। जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, अधिकतम वैल्यू क्या है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। एक एलिमेंट है लाइक निकल, एटॉमिक नंबर 28, उसका 28 है परमाणु क्रमांक। पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। चलो यहां तक हमने लिख लिया। देखो पहले चेक करते हैं इसमें कितने शेल्स हैं। ये पूरा एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये एक ही शेल है तीसरा, और ये कौन है, चौथा शेल है। 4 शेल है यहाँ पे, चार कोष हैं। मैं सीधा आंसर 4 कह सकता हूँ, लेकिन अब ऐसे टाइम नहीं खराब करूंगा। मैं क्या चेक करूंगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। आप सबको पता होगा, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। फिर आपके सामने जो लिखा ना, ये एन की वैल्यू होती है, मुख्य क्वांटम संख्या। बताओ एन का अधिकतम मान कितना आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है। सो आंसर इज व्हाट है, 4। इज इट क्लियर? शेल्स गिनेंगे टाइम खराब होगा, शेल बनाएंगे, आप चेक कर रहे हैं, जरूरत क्या, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन चेक कर लो ना। जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन है वो आंसर है। आई बात सबको समझ? आप देख लो सब में एन की वैल्यू कितनी कितनी आ रही थी, ये हाईएस्ट वैल्यू थी, इसलिए इसका आंसर है। नोट कर लीजिए। मैंने इसकी प्रैक्टिस करना, देखो मेहनत करनी है आपको, बार बार मैं आपसे कहता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, लाइफ ऐसे नहीं बनेगी। कोई सोचे ना बस बैठे बैठे सब मिल जाएगा, किसी को भी नहीं मिलता। हार्ड वर्क चाहिए। और आपने इतना एक टफ करियर चूज किया। टफ का मतलब है जिसमें रियली सेक्रीफाइस, डॉक्टर बनने के बाद ही बहुत मेहनत है। वो सोचे ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया बस, अब तो मैं मेडिकल कॉलेज गया, लाइफ रिलैक्स हो गई, नोट्स हो। उसके बाद भी उसको मेहनत करनी है। जो लोग एमबीबीएस कर लेते हैं वो एमडी के लिए फाइट करते हैं, उनका फिर एग्जाम होता है। एमबीबीएस एमडी होने के बावजूद आपको अपना एक क्लिनिक खोलना है, उसके अंदर ही पढ़ना पड़ता है। डेली नई नई डिसीज आती, नई नई बीमारियां आती रहती हैं। ये नहीं आपने आज कुछ पढ़ लिया और वो फॉर एवर है। देखा नहीं कोरोना के टाइम क्या हुआ, सारी मेडिकल साइंस के लोग, फिर नई रिसर्चेस, रोज की स्टडी है। तो इसलिए यार जाओ, देखो मेहनत करो, बाकी आपकी मर्जी है। देखो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। आज हम यहीं पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। आज आप घर जाके ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक निकालना, आईपीसी नेमिंग, इन सब की प्रैक्टिस करो। बहुत जरूरी है। थोड़ा सा रीडिंग वाला पार्ट दिया, उसको पढ़ना भी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, कल मिलते हैं बाकी आपसे। कल मैं टेबल ले आऊंगा और अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।